अपनी हाई फ्रीक्वेंसी जो आपकी इंग्लिश वर्ड्स का विकेबलरी की तैयारी में और ब्ला ब्ला चीजों पे लगाए। दूसरे क्या करते हैं जिनको हम स्मार्ट स्टडी भी कहते हैं, या जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम मार्क्स गेन करते हैं, उनका एक और मेथड वो ये है कि देखो, मैं आपके साथ सिंपल बात में बात करूं, सिंपल इंग्लिश में बात करूं, इतनी सिंपल हो कि अगर मेरा पेपर उठाकर कोई 5वीं क्लास या 10वीं क्लास का स्टूडेंट पढ़ने बैठे तो उसको भी समझ आनी चाहिए। इतनी सिंपल इंग्लिश में दे दूं आप सबको। और फिर मैं क्या करूं, मैं अपने आइडियाज पर वर्क करूं। मेरे आइडियाज इतने स्ट्रांग हो कि अगला बंदा मेरे आइडियाज पढ़ता जाए और वो इंप्रेस हो, वो बात को समझे, वो बात को अंडरस्टैंड करे, वो बात को देखो, आइडियाज जो एक बहुत कॉमन टर्म यूज कर जाते हैं, वो कहते हैं आइडियाज आर हार्ड टू किल। आइडियाज इतने डिफिकल्ट होते हैं या इतने इफेक्टिव होते हैं कि वो नस्लें आपकी तबाह हो जाए ना, आइडिया खत्म नहीं होता। इस्लाम एक छोटा सा आइडिया था। इस्लाम एक आइडियोलॉजी है, बेसिकली छोटी आइडियोलॉजी है ना, अल्लाह पर यकीन एक छोटी सी आइडियोलॉजी है। अब उस आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट ये है कि आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मजहब है इस्लाम। सो याद रखिएगा, आइडियाज आर हार्ड टू किल। आइडियाज को खत्म करना, आइडियाज को निगेट करना, इट्स वेरी हार्ड फॉर दैट। और इफेक्टिव आइडियाज निकालना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल एट ऑल। सो मेक श्योर दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो मिस्टेक कर रहे होते हैं वो अपने आइडियाज पर वर्किंग नहीं करते, वो अपने आइडियाज को इंप्रेस करने की या इफेक्टिव बनाने की कोशिश में नहीं होते। अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि वो 10,000 किताबें पढ़ लेते हैं लेकिन वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, और उनका रिस्पॉन्स रेट यही होता है कि सर जी तीसरी अटेम्प्ट है, हमारा रिजल्ट पास नहीं हो रहा, एसए में मेरे नंबर ही नहीं आ रहे, बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर फिर भी आ जाते हैं, मेरे एसए में नंबर नहीं। ओ भाई देखो, 100 मार्क का जो नंबर है ना, वो आपके बेस ही इन्हीं चीजों पर करते हैं। नंबर 1 आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। मैं अगर आप कॉमन सेंस से समझो, आप सीएसएस के अंदर, सीएसएस के एग्जाम के अंदर हर किस्म का स्टूडेंट आता है, चाहे वो कैम्ब्रिज से पढ़ा हो, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हो, लम्स का पढ़ा हो, नस्ट का पढ़ा हो, बीजेडयू का पढ़ा हो, इस्लामिया का पढ़ा, जहां मर्जी से पढ़ा हो, बीए करके आ रहा हो, सारे स्टूडेंट आते हैं। क्या आप समझते हैं कि अगर 40,000 या 50,000 स्टूडेंट अपेयर हो रहा है, उनमें से कोई 10,000 की भी इंग्लिश सही नहीं होगी? ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहता हूं अगर 5,000 की भी इंग्लिश सही नहीं होगी, नहीं। बात तो है कि अगर जो एमए इंग्लिश करके आ रहे हैं या खुद टीचर्स हैं, क्या उनकी इंग्लिश सेट नहीं होगी या इंग्लिश ग्रामर सेट नहीं होगी? ये मैं कहता हूँ मैं 50,000 में से 5,000 की तो इंग्लिश सेट होगी ना, बट पासिंग रेशियो है 500। ये क्या वजूहत है? देखो, इंग्लिश ग्रामर का वेटेज है, एसए की स्ट्रक्चर का भी वेटेज है, बट इन सबसे ऊपर जो वो हाईएस्ट नोटिस कर रहा होता है वो आपके आइडियाज की कर रहा होता है। जितने इफेक्टिव आइडियाज उसको लगते हैं ना, वो उतने इफेक्टिवली आपको नंबर गेन देता है या नंबरों का लिवरेज देता है। ठीक है, हम इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर्स एज वेल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस्म के एसेस को अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से एसेस मैक्सिमम मार्क्स दे रहे होते हैं, और किन एसेस जो को अटेम्प्ट करने से सिर्फ हम पासिंग मार्क्स ले रहे होते हैं जनरली। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों का जरा छोटा सा टेस्ट लूंगा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का। लेट मी चेक कि आप लोगों की कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर, और ग्रामर के ऊपर कितनी कमांड है। आप लोगों ने वन बाय वन जो मैंने सेंटेंस यहाँ दिखाऊंगा, आप लोगों ने मैसेज करके उसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें, एंड आई विल चेक इट कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स की कमांड है उसके ऊपर। ओके, लेट्स सी, ये आप लोगों को शो हो रही है, पिक्चर शो हो रही है? मैसेज करके बता दें। ओके, चले जी, पहला पहला ग्रामेटिकल मिस्टेक के अंदर पहला सेंटेंस है, वो कहते हैं हाउ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। ओके जी, इसके अंदर गलती निकाले। जुबैर ने कहा जी हाउ इज, मैं कहता हूँ हाउ इज नहीं करना जी, फिर गलती निकालो। हाउ इसके बगैर गलती निकालें। हम इसी सेंटेंस को एज इट इज लिखकर भी सही कर सकते हैं। हम हाउ इज नहीं के लिखते, फिर भी सही होना चाहिए। उस तरह सोचो, हाउ इज वाले तो कॉमन है ना,
व्हाई डज हो गया, हाउ इज हो गया, ये सब कॉमन है। जुबैर ये पॉइंटर के इस्तेमाल थोड़ा बात करें। इकोनॉमी इज, नो, नो मिस्टेक, ज़ाहरा नो मिस्टेक, ओके। एनी अदर वन? हाउ पॉसिबल, सिद्रा नहीं। एनी अदर वन? ट्राई करो, ट्राई करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो ये मिस्टेक है, दैट इज वेरी कॉमन, और ये हम आउटलाइन के अंदर हेडिंग्स में लिखते हैं। हम इस तरह की चीजें ना आउटलाइन के अंदर, फॉर एग्जांपल हाउ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान इज पॉसिबल, या हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज गोइंग ऑन, या हाउ हाउ ठीक है, विदाउट इज, विदाउट इज, इकरा नो सर, सेंटेंस वेरी फर्स्ट सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। हाउ इज इकोनॉमी, जुबैर अगेन आई टोल्ड यू कि देखो हम इज को नहीं लाना चाह रहे, पहले हम कहते हैं इसी सेंटेंस को एज इट इज ही सेट करना है, इज जहां है उसको हमने नहीं छोड़ना, वो सही लगा है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी की स्पेलिंग सही है ज़हरा? चलो ठीक है, आप लोगों ने सबने ट्राई कर लिया, ठीक है। अब जरा दूसरे सेंटेंस पे आओ, उसके अंदर मिस्टेक देखो कौन सी है। आई एज वेल एज ही इज हैप्पी, इसमें जरा गलती बताओ कौन सी है। एंड मेक श्योर दैट आप लोग यहीं से एनालाइज कर लीजिएगा, ये सिर्फ 3 सेंटेंस है, इन 3 सेंटेंसेस से एनालाइज कर लीजिएगा कि आप लोगों की इंग्लिश के ऊपर कितनी कमांड है ग्रामर के हिसाब से, मैं सिर्फ ग्रामर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ओके। जुबैर, और आई एम हैप्पी एज वेल एज ही वुड बी राइट, इतना ज्यादा चेंज नहीं करना था, ही एम, ओके। नाउ फील आई एज वेल एज एम हैप्पी, okay, I as well as he am, okay, he is happy as well as I am, okay, he not only speaks but also ला, ओ जुबैर अभी उस सवाल पर ना जवाब पहले कर रहा है। चलो मेजॉरिटी में से लेट्स सपोज मुझे एक दो स्टूडेंट के सही जवाब नजर आए, आई विल एलेबोरेट इट इन द नेक्स्ट सेंटेंस एज वेल। पहले हम दूसरे सेंटेंस को कर लें, लास्ट वाले को, लास्ट वाले, ये ओहो इसके अंदर थोड़ी सी मिसिंग है। ही नॉट ओनली स्पीक्स बट आल्सो इंजॉय, मैंने अगर लेट्स सपोज में आल्सो बट आल्सो, ये यहाँ आल्सो के साथ जीरो वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, और उसके बाद लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल इंजॉय। मैं लिख देता हूँ सेंटेंस, ही नॉट ओनली स्पीक्स बट आल्सो enjoy. Now find out the mistake. Very good, very good. Or now come to the point. हम पहले 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 एक एक करके ना मिस्टेक्स को देखते हैं। मिस हो गई है, चलें आप लोग लिख लें, वो शायद स्लाइड ही मिस हो गई है शायद, नहीं, चलें। पहली जो मिस्टेक है ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक जिसको हम कहते हैं, इस पहले सेंटेंस में, सिर्फ अभी मैं पहले सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, ये जो पहला सेंटेंस है इसके अंदर जो पहली ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है बेसिकली ये इन चीजों की, ये अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क उसी सूरत में आता है जब हम डब्ल्यू एच फैमिली कहते हैं, हाउ, वाई, हु, सच टाइप ऑफ फैमिली के वर्ड अगर आ जाए स्टार्टिंग में, और उनके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटेरोगेटिव का मतलब वो होता है जिससे क्या की आवाज है या सवाल हो, मैं अगर डब्ल्यू एच फैमिली को हटा दूं तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर से जो बाकी सेंटेंस बचे वो आना चाहिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल
डज ही गो टू इस्लामाबाद, अगर हम डज, अब देखो ना, डज ही गो टू इस्लामाबाद, इसमें ये क्या किया, क्या वो जा रहे हैं, जाता है इस्लामाबाद, इस सेंस में बात है ना। और हाउ डज ही गो टू इस्लामाबाद, अगर मैं कहता हूँ हाउ डज ही गो टू इस्लामाबाद, तो हम क्या लगाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा, अगर इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में ना हो सेंटेंस और आपका सिंपली हाउ के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ रहा हो, तो याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क नहीं आता, क्वेश्चन मार्क नहीं आता। हम सिंपली इसी सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, हाउ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज पॉसिबल इन पाकिस्तान, फुल स्टॉप, बस। दैट इज द करेक्ट वन, दैट इज द करेक्ट वन। और ये याद रखिएगा, फुल स्टॉप तो मैंने यहां लगा दिया, याद रखिएगा अगर सेंटेंस के स्टार्ट होने से पहले, यहां सेंटेंस से पहले अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो हमें यहां फुल स्टॉप लगाने की भी जरूरत नहीं है। दैट इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, या इन ऑफिशियली हमें फुल स्टॉप भी यहां लगाने की जरूरत नहीं होती। ये अपने माइंड में बिठा लें, इस तरह की फंडामेंटल मिस्टेक्स। अब ये याद रखो कि ये जो मिस्टेक्स होती हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट कहाँ करते हैं, आउटलाइन के अंदर। वो इसी तरह की स्टूपिड मिस्टेक करते हैं और अल्टीमेटली फेस क्या होते हैं कि जनाब हमने तो सही लिख के आए थे, फिर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते, ओए होए तबाही, हमारी आउटलाइन तबाही गई है बस। अब इस दफा तो वो मिनिमम 60 नंबर देगा। मैं रिपीट कर देखो, याद रखो जोया, जब भी WH फैमिली आए और उस WH फैमिली के फौरन बाद सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट का मतलब ये है नाम किसी भी चीज का, कोई जगह हो जिसको हम सब्जेक्ट कह रहे हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अगर WH फैमिली की फौरन बाद सब्जेक्ट आए और सब्जेक्ट आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा हम क्या करेंगे, हमने सिंपली फुल स्टॉप लगाने देना होता है। जैसे कि इसके अंदर जो मिस्टेक है वो है क्वेश्चन मार्क की मिस्टेक, हमें सिंपल क्वेश्चन मार्क को हटाना था और ऑटोमेटिकली वो पूरा सेंटेंस ही सही था। ठीक है, अगर हम मजीद ब्रिटिश लॉज को मजीद पढ़ें तो ये बात याद रखो कि WH फैमिली से पहले अगर फुल स्टॉप लगा हुआ हो और WH फैमिली के फौरन बाद सब्जेक्ट आ रहा हो, तो हमें इसके बाद ना ही क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत होती है, ना ही फुल स्टॉप लगाने की जरूरत, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, हमें एज इट इज बात को छोड़ देना होता है। ठीक है, ये एक कॉमन मिस्टेक हो रही होती है। नाउ कम टू एन अदर मिस्टेक, दैट इज इन सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस ये है कि याद रखिएगा एज वेल एज हो, इस तरह की फॉर्मेट के बहुत सारी और चीजें हैं जो कि मेरे पास गिवन डाटा है उसके अंदर मेंशन है। देखो इस तरह की फॉर्मेट जब भी आएगी तो याद रखिएगा इनसे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा वो ही उसी का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा इनके बाद। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना था, आई एज वेल एज ही एम हैप्पी, एम, यहाँ इसकी जगह एम, द मिस्टेक वॉज इज, इसकी जगह हमें क्या लगाना था, सिंपल एम। तो यहां से लिटिल, मेरे कहने का मकसद यहाँ ये है, सिंपल आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोगों की फंडामेंटल मिस्टेक्स का आप लोगों को आइडेंटिफाई होना लाजमी है। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन जो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक फॉर्मेट में है, और इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ देखो हमें थोड़ा सा आप सबको लोगों को ये पता होना चाहिए, सर सेकंड वाला मैं रिपीट कर देता हूँ जरा, देखो एक मिनट ये रेज करने में मैं दोबारा रिपीट कर, हम क्या करते हैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा जब भी आप लोगों को एज वेल एज नजर आए तो फौरन इससे पहले वाला सब्जेक्ट देखना है। वो सब्जेक्ट क्या है, अगर यहाँ सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं, एम लगाते हैं ना। तो याद रखिएगा इससे एज वेल एज से जो पहले सब्जेक्ट होगा उसी का हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे बाद में। ठीक है, सो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होना था वो होना था एम रादर देन इज के। ठीक है, क्योंकि एज वेल एज, जब दीज आर द टिप्स, बेसिकली हमें ये टिप्स का पता होना चाहिए भाई, एज वेल एज आए इससे फौरन पहले देखो कौन सा सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है।
और जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है उसका फौरन आप लोग क्या करो, उसका क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, सिंपल। सो हमें क्या है, एज वेल एज के फौरन बाद हमने देखा, हमें पता चला आई है, तो आई के बाद क्या आना चाहिए। ये ग्रामर की फंडामेंटल मिस्टेक्स में भी आपके 10 मार्क्स या इवन 20 मार्क्स का भी पेपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। आई एज वेल एज ही एम हैप्पी, बिल्कुल सही है, ऐसे बनेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड वन, तीसरे पर जाए। थर्ड वन पर हम जाते हैं, और थर्ड पे देखो, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ब्लू। याद रखिएगा, ये ग्रुप्स हैं, इनको हम कहते हैं ग्रुप्स की फॉर्मेट, नॉट ओनली बट आल्सो, ये ALSO आल्सो, ये वाला ए आल्सो है, नॉट ओनली बट आल्सो, ये एक कॉम्बिनेशन है। याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस के अंदर नॉट ओनली आए तो इसके बाद आपको मेजॉरिटी तौर पर बट आल्सो नजर आएगा ही आएगा। इस तरह की भी मिस्टेक वो दे देता है, वो समटाइम क्या करता है, वो कहते हैं नॉट ओनली साथ दे देता है। फॉर एग्जांपल, ही नॉट ओनली स्पीक्स बट के बाद, नॉट ओनली स्पीक के बाद लिख देता है वेयर एज, या इसके बाद कुछ और लिख देता है, वो कहते हैं एंड, ही नॉट ओनली स्पीक्स एंड राइट्स। अब यहाँ एंड की मिस्टेक हो, याद रखिएगा, जहां आपको नॉट ओनली नजर आए उसके फौरन बाद बट आल्सो का भी इस्तेमाल लाजमी होता है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट, अब यहाँ ये वाली बेसिकली मिस्टेक नहीं थी, मिस्टेक यहाँ ये थी, जो मिस्टेक वो करने की कोशिश कर रहा था वो ये था, जो मैंने मेंशन करने की कोशिश कर रहा था वो ये थी कि ही नॉट ओनली स्पीक्स बट आल्सो राइट या एंजॉय। अब यहां मैंने ये मेंशन करने की कोशिश कर रहा था, याद रखो कि अगर आपको नॉट ओनली बट आल्सो नजर आए तो पहले कॉम्बिनेशन में देखो नॉट ओनली के बाद क्या चीज इस्तेमाल होगी। अब मुझे आप खुद बताओ, नॉट ओनली के बाद जो चीज इस्तेमाल हो रही है वो क्या है, स्पीक्स है ना। स्पीक्स क्या है, इटसेल्फ वर्ब है ना, ये वर्ब है ना। स्पीक्स का मतलब बोलना, ये वर्ब है ना। तो ये देखो, नॉट ओनली के बाद जो चीज इस्तेमाल हो रही है दैट इज स्पीक्स, और स्पीक अगर वर्ब है तो याद रखिएगा बट ऑल्सो के बाद भी हमारे पास वर्ब ही होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां देखो, इस सेंटेंस में यहां हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट थी, और वर्ब यहां देखो बट ऑल्सो के बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या मिस्टेक किया है, उन्होंने सिंपल क्या मिस्टेक किया है, मिस्टेक ये की है कि इंजॉय लिखी, जबकि सेंटेंस में नो डाउट ये वर्ब है, बट याद रखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, ही शी इट नेम के साथ एस के एस का इजाफा होता है, ये बात कॉमन सेंस पता है ना आप सबको। ही शी इट नेम अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ एस के एस का इजाफा होता है ना, जैसे ही गोज, दिखते हैं ना, ही इंजॉयज, ही स्पीक्स, अब हम एस एस का इजाफा कर रहे होते हैं। अब यही याद रखो, नॉट ओनली के बाद हमने लिखा वर्ब, और वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ ही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और इसी तरह बट ऑल्सो के बाद जो इंजॉय आया इसके साथ एस का इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, सो द मेजर मिस्टेक वाज एस, ठीक है। नो डाउट इसने वर्ब का इस्तेमाल किया, दोनों साइड पर किया, बट उसमें सेकंड जो वर्ब का इस्तेमाल हुआ उसमें एस का इजाफा नहीं किया। आई विल ट्राई, अगर टाइम मिला तो मैं आप लोगों को ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या जो फंडामेंटल चीजें हैं उनके ऊपर प्रॉपरली गाइडेंस दूं हो सका तो, टाइम मिल सका तो। लेकिन मेरा प्लान ये है, मैं आप लोगों के साथ क्लैरिफाई कर दूं, मेरा प्लान ये है कि आप लोगों को ग्रामर, आई थिंक सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को टीचर्स पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छी क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और मेजॉरिटी की इंग्लिश ग्रामर के ऊपर कमांड भी होती है। तो आई थिंक मुझे जहां तक लगता है मेरा जो प्लान था वो ये था कि मैं आप लोगों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उस पर वर्क करवाऊं और स्ट्रक्चर ऑफ द एसे पर ज्यादा इफेक्टिव वर्क हो। नाउ नाउ इट्स अप टू यू, ऑल ऑफ यू, अगर आप लोग समझते हैं कि आपकी बेसिक ग्रामर के ऊपर वर्क रिक्वायर्ड है, जो कि लेट्स सपोज आपको 3 इन क्वेश्चन से समझ आ रहा होगा, अगर आप लोग समझते हैं कि आपको इसके ऊपर इफेक्टिव वर्क रिक्वायर्ड है, देन वी कैन अरेंज मोर देन 3 to 4 क्लासेस मैक्सिमम, या इससे भी ज्यादा, या मुझे कोई पूरा पूरा बैच रखना पड़ेगा जो कि बेसिक ग्रामर, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर बहुत डेप्थ में जाती है और बहुत डिटेल में होती है। तो देखें, अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड हुआ तो मैं रख लूंगा, अदरवाइज
मुझे मेरा जहाँ तक प्लान है वो ये है कि आप लोगों की बाकी चीज़ों पर वर्कआउट कर लिया जाए, वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। ठीक है, प्रेसी राइटिंग बैच, मुर्तज़ा प्रेसी राइटिंग अभी प्लान नहीं किया हुआ, वेरी फ्रेंकली टू से। मेरे पास अभी खुद की टाइम में प्रॉब्लम आती है, मेरा अपना टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। आप लोगों के साथ अभी थोड़ी सी यही बहस चल रही थी, पहले भी टाइम का इशू हो रहा था। जहाँ तक मेरे से कोशिश हो सका, अगर कोशिश हो कर सका, मैं लाजमी वो करूंगा प्रेसी का, लेकिन अभी प्रेसी का प्लान नहीं है मेरा। ठीक है, मेरा अभी सिर्फ प्लान आप लोगों के साथ ऐसे का है, और होपफुली मेरा नेक्स्ट टारगेट आप लोगों के एसए का टेस्ट कंडक्ट करवाने का और उसका प्रॉपर लेकर चलने का है। ठीक है, अच्छा चलिए, अब मैं थोड़ा सा एक और पॉइंट मेंशन कर दूं, उसके बाद फिर हम डिस्कशन पे आएंगे, और मेरी कोशिश हो कि विद इन 15 टू 20 मिनट्स हम क्लास को एंड भी करें आज की, बाकी कल की तरफ मूव करें। प्लीज ग्रामेटिकल, ठीक है। जिस चीज को रिक्वायर्ड होगी मुझे ग्रुप में अपडेट करेंगे, एंड देन आई विल रियलाइज दैट की जरूरत है, तो उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे। और प्लीज बी मैच्योर्ड, ऑल ऑफ यू। ग्रुप में इस तरह की हिंकी फेंकियों से बाहर निकल आओ तो बेहतर है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर, नॉट माई फ्यूचर एज वेल। अगर आप लोग डिस्टर्ब करेंगे, आई विल हेजिटेट और मैं प्राइवेसी लगा दूंगा, फिर देन नो वन कैन टॉक इवन एक्सप्लेन हिज क्वेश्चन और सच टाइप ऑफ थिंग। आप लोग बेहतर समझते हैं, आप लोग बेहतर मैच्योर्ड हैं, आप लोग बच्चे तो नहीं है। ठीक है, तो बी मैच्योर्ड एंड बी प्रोएक्टिव एज वेल। सर बुक फॉर ग्रामेटिक, देयर आर मेनी अदर बुक्स, देयर आर मेनी अदर बुक्स जो जो आपको बेहतर लगती है आप अडॉप्ट कर सकते हैं। देखो किताबें भरी हुई हैं, रेनन मार्टिन की वन ऑफ द बेस्ट बुक है। मैं बुक्स में से एक बात करूं, रेनन मार्टिन की बहुत अच्छी बुक है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ कम टू अनदर पॉइंट। जैसा कि हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो मेजर आप लोगों का मैं समझता हूँ ग्रामर के बाद स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर के बाद आपका जो मेजर फ्लॉ आता है वो आता है आप लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग पर। और इस क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन करें या डिटेल में जाएं, तो याद रखो ग्रामर क्रिटिकल थिंकिंग का बेसिक जो पर्पस होता है वो आपके आइडियाज की डेवलपमेंट है। अभी जैसे हम ऐसे की बात कर रहे थे, मैं अभी थोड़ी सी मिसाल दे रहा था, मैंने कहा था कि आप लोगों का एक क्लास के अंदर अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है या इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है। दूसरा मैंने एंगल दिया कि भाई अच्छा प्लेयर होगा तो वो भी उस क्लासरूम का हिस्सा होगा, वो मुल्क के अंदर एक वो एक हेल्दी गेम कंपटीशन लेकर आएगा और जिससे मुल्क का फ्यूचर सिक्योर होगा। तीसरा मैंने उसके अंदर एक और एग्जांपल डाल दी, मैंने कहा कि देखें क्लासरूम्स के अंदर, अगर क्लासरूम्स के अंदर हेल्दी कंपटीशन होगा इन द केस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इन द केस ऑफ डेक्लेमेशन, इन द केस ऑफ मेनी अदर थिंग्स, तो याद रखिएगा उस क्लासरूम के अंदर ऑटोमेटिकली इफेक्टिव लीडर्स जनरेट होंगे। और जब वो इफेक्टिव लीडर्स वहां क्लासरूम्स के अंदर इफेक्टिव कंपटीशन करेंगे आपस में और विद इन द क्लास, अमंग द क्लासेस, अमंग द इंस्टीट्यूशन, तो अल्टीमेटली उस मुल्क के अंदर इफेक्टिव लीडरशिप आएगी। और वो इफेक्टिव लीडरशिप क्या करेगी, इफेक्टिव फैसले करेगी। ठीक है, और वो जो फैसले होंगे वो उस मुल्क की इकोनॉमी को, उस मुल्क के फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। ठीक है, अब ये वाला मैंने क्या एंगल दिया, पॉलिटिकल एंगल दे दिया। ठीक है, अच्छा अब यही देखो एक और मैंने बात कर दी, अब ये मैं एंगल की डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मैं ये बात आप लोग क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो clarity of your thoughts और clarity of your ideas is the most important one। यही मैंने एक और बात कर, मैंने कहा कि देखो अगर क्लासरूम्स के अंदर आप लोग गाइड कर देते हो अवाम को, बच्चों को बचपन से ही गाइड कर देते हो कि भाई आपने पानी को सेव करना है, आपने किसी चीज को आग नहीं लगानी, आपने प्रोटेक्ट करना है अपने इन्वायरमेंट को, तो आपको वो कंट्री, वो जनरेशन जब उन क्लासरूम से बाहर निकलकर मुल्क को रिप्रेजेंट करेगी तो अल्टीमेटली वो प्रोटेक्ट करेगी, वो एक इफेक्टिव हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएगी। और वो जो हेल्दी इन्वायरमेंट होगा ना, अल्टीमेटली आपके पूरे के पूरे क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगले बच्चों का या अगली नस्लों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। सो यहाँ दो चीजें, एक तो आइडियाज की लिंकिंग हो रही है, ठीक है। दूसरी बात थोड़ी सी आप लोग जरा समझो, तो मैं हर बात पर अपने उसी जो उसने स्टेटमेंट बोली है ना उसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। कैसे, वो कहता है हाउ क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। मैं जो बात कर रहा हूँ
मैं अगेन उसको एक तो लिंक कर रहा हूँ प्रेजेंट सिनेरियो से, प्रेजेंट सिनेरियो को लिंक करते हुए फ्यूचर को सिक्योर कर रहा हूँ। ऐसे कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, अगर कोई डिसएग्री करते हैं देन गो फॉर इट, दैट्स योर राइट एज वेल। ठीक है, राइट example of from one history. Yes, we can, Aisha. So in this topic, can we write example from? Yes, why not? देखो आप अगर मेरा भी डाटा उठा कर देखो, मैं तो हिस्ट्री से एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कौन से, मुझे क्या पता, या एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सी आज की नस्ल है, वो भी तो बहुत पुरानी नस्ल है, हम भी तो उसकी एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, तो लाजमी तो नहीं है कि हम आज की एग्जांपल, हम पास्ट की भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश के जाते हो प्रेजेंट की एग्जांपल्स को दिया करो, क्योंकि प्रेजेंट की एग्जांपल एक तो हेल्दी होती है और वो एग्जामिनर सुनने के लिए ज्यादा इफेक्टिवली कंसीडर करता है। आप पास्ट की बार बार एग्जांपल दोगे और प्रेजेंट की नहीं दोगे तो इट मींस आप बुक रीडर तो हो लेकिन आप प्रेजेंट को नहीं जान रहे, प्रेजेंट को समझ रहे नहीं हो, या प्रेजेंट को लिंक नहीं कर पा रहे, ये भी एक इमेज आता है। सर ऐसे में रिपीटिशन किस तरह का, और रिपीटिशन जैसे आइडियाज की रिपीटिशन नहीं होती, आपके वर्ड्स की रिपीटिशन से बचा जाता है। वो आई थिंक आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू माय आउटलाइन, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और आई विल मेंशन दैट कि कहाँ कैसे कैसे रिपीटिशन ऑफ थॉट से बचा जाता है, किस तरह वर्ड्स को चेंज किया जाता है, और किस तरह जो उसने प्रॉम्प्ट दिया हुआ होता है उसको किसी तरह आपने एज इट इज बार बार इस्तेमाल करना होता है। हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, मेरा पक्का वादा आप लोगों से, बल्कि मेरी कोशिश होगी जो जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होंगे और दे विल बी पार्ट ऑफ दैट, मैं उनका एक तो मैंने टेस्ट रखा हुआ है आउटलाइन का, बल्कि एक शायद की बात है ग्रैंड टेस्ट भी ले लो, कंप्लीट ग्रैंड टेस्ट, और वो जो स्टूडेंट्स मुल्तान में होंगे दे विल दे मस्ट बी कम हियर फिजिकली, चाहे वो मेरे घर हैं चाहे मैं इंस्टीट्यूट में बुला लूँ जहाँ आप लोगों को फिजिबिलिटी होगी, और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन होंगे all of them should write the topic, the essay, and then send me at my address, और I will check। ठीक है, ये मेरा वादा होगा आप लोगों से इंशाल्लाह, और I will not charge for that thing as well, be relaxed from my side। अच्छा, अब मैं लास्ट में एक चीज याद करो, एक चीज मैं बताता जाऊँ, जिस तरह मैंने उसको उस एग्जामिनर को क्या कहा, मैंने ये जब आइडियाज दिए इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल और फिर देता क्या, आखिर में मैंने एक और बात कर दी जो कि मेरी लास्ट बात थी, मैंने कहा देखें अगर क्लासरूम्स के अंदर आप मजहब की फंडामेंटल सबको गाइडेंस कर देंगे ना, तो अल्टीमेटली हर एक मजाहिब के लोग आपस में इंटीग्रेट होंगे, और जब वो इंटीग्रेट होंगी और स्टूडेंट्स या उस क्लासरूम के इन्वायरमेंट के अंदर सबको इक्वालिटी फेस करनी पड़ेगी ना, तो अल्टीमेटली वही फ्यूचर के अंदर जाकर इंटीग्रेटेड सोसाइटी का पार्ट बनेंगे, और जब वो इंटीग्रेटेड सोसाइटी का पार्ट बनेंगे तो आपके मुल्क के अंदर एक्सट्रीमिज्म जैसे एलिमेंट्स जनरेट नहीं होंगे, और जब एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जनरेट नहीं होंगे ना, तो अल्टीमेटली आपके मुल्क के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज भी नहीं होंगी, और वो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज जब नहीं होंगी तो याद रखें सेक्टेरियन वॉर जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी खत्म हो जाए। सो देयरफॉर आपके मुल्क का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। सो हम इस तरीके से उस एग्जामिनर को कन्विंस करते हैं कि आपने मेरे आइडियाज को किस तरह लिंक किया, किस तरह समझा, और किस तरह आपने उस बात को इफेक्टिवली अपनी बात के साथ कन्विंस करके उसके सामने पेश किया। ठीक है, सो इस तरीके से एग्जामिनर भी खुश हो जाता है, और उसका रिस्पॉन्स ये होता है कि जब वो आपके आइडियाज को पसंद करते हैं ना, मैं याद रखिएगा कि वो आपकी सिर्फ आउटलाइन से डिसाइड कर लेता है कि मैंने इस बंदे को कितने मार्क्स देने कितने नहीं देने, और उसके बाद वो वेरीफाई करने के लिए ना आपके एसे में एंटर होता है, इंट्रोडक्शन और एक या दो आपके पैराग्राफ पढ़ता है और उसके बाद एंडिंग पर पढ़ता है, लेकिन उसकी डिसीजन जो होती है ना, याद रखो वो उसकी डिसीजन आपके स्टार्टिंग में या इंट्रो आपकी आउटलाइन हो जाती है। आउटलाइन में क्यों होती है? बिकॉज आउटलाइन में समझ आ जाती है कि आपके आइडियाज कितने इफेक्टिव हैं, कितने लिंक कर रहे हैं बात से, और कितने डिफरेंट हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। बस वहां से फैसला होता है, तो फैसले के बाद आपकी डिसीजन फाइनलाइज की जाती है। बस 2 से 3 मिनट या हार्डली वो 5 मिनट लगाता है पर एसे पर। देखो उसके सामने 50,000 पेपर पड़ा हुआ है, उसने 50,000 एक बंदे ने चेक करना था, ये भी आप लोगों को क्लैरिफाई होना चाहिए, ये बातें शायद नहीं पता होती मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट।
एक एग्जामिनर चेक कर रहा होता, ये नहीं होते कि 10-10 लाइन में बैठे होते हैं सारे, ऐसे चेक, ऐसे नहीं होता, एक ही बंदा चेक करता है। बिकॉज एफपीएससी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो कहते हैं कि जनाब जो एक बंदे ने स्टैंडर्ड स्केल सेट किया है वही स्केल सबके ऊपर लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दो बंदे बिठा देते हैं वो ऐसे चेक करने के लिए, एक बंदा कहता है कि क्लासरूम डिसाइड नहीं करती, दूसरा बंदा कहता है नहीं क्लासरूम डिसाइड, दोनों का एंगल तो डिफरेंट हो गया। अब कुछ जो पेपर दूसरे बंदे के पास जाएंगे वो तो गलत करेगा, और वही कुछ पेपर्स इनके पास जाएंगे तो वो भी गलत हो जाएंगे। देयरफॉर इन्होंने क्या किया होता है कि एक बंदा सेलेक्ट करते हैं और उसके हैंड ओवर करते हैं वो 50,000 पेपर या 40,000 पेपर, सॉरी 20,000 जितने भी होते हैं ऐसे के पेपर, वो सारे पेपर एक ही बंदा चेक करता है। आप जरा खुद देख लो, इंसान के होते हुए, इंसानियत के जरिए ना, हम ह्यूमन बींग्स, हमारे सामने 20,000 पेपर आए, हम हार्डली 10 पेपर्स के बाद 15 पेपर्स के बाद हर एक पेपर के लिए हार्डली 2 से 3 मिनट रखेंगे, या मैक्सिमम खींच कूद के भी ना 4 से 5 मिनट तक जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो आप लोगों ने अपनी ऐसे को इतना इफेक्टिव बनाना है ताकि अगला बंदा अगर 3 मिनट भी देता है ना आपके ऐसे को, वो 3 मिनट में से 2 मिनट तो आपकी आउटलाइन को देगा, और अगर आपकी आउटलाइन इफेक्टिव नहीं हुई आपको कभी भी वो पास नहीं करेगा। बस यहाँ अपने माइंड में ये बात बिठा लो, और आज का टॉपिक हम यही एंड करते हैं। अब किसी के माइंड में कोई सवाल है, कोई बात है, जल्दी से पूछो, और 3 मिनट के बाद शायद फिर क्लास एंड ना हो जाए, जल्दी जल्दी पूछते जाओ, हैंड रेज कर लो, मैं स्टॉप कर देता हूँ शेयरिंग, और जो जो सवाल है जल्दी जल्दी पूछते जाएं, और फिर हम अनम्यूट में आओ, सबको अलाउ कर देता हूँ। चलो भाई अब अनम्यूट करते जाएं, जल्दी जल्दी पूछते जाएं। थैंक यू नवीद एंड मुर्तजा, थैंक यू सो मच फॉर दिस। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, मेरी तो ख्वाहिश ये है, और इंशाल्लाह होंगे भी सही। जिसके माइंड में जो सवाल हैं जल्दी से पूछ लो, उसके बाद हम एंड करते हैं। और टुमारो आई विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ द एसेस, और किन एसेस की तरफ हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और किन के अंदर मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, किस तरीके से मार्क्स गेन करने हैं। आई विल डिस्कस विद देम विद ऑल ऑफ यू टुमारो एज वेल इंशाल्लाह। और अकॉर्डिंग टू योर्स डिमांड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं 3 क्लासेस अप टू 3 क्लासेस आप लोगों के साथ डेमो लूंगा। इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड आफ्टर दैट जो होंगी वो पेड क्लासेस होंगी। ओके चले, किसी के माइंड में कुछ सवाल है, कुछ सर टेस्ट शेड्यूल इस सेशन के बाद ही मोस्ट होपफुली स्टार्ट करूंगा। द वे ऑफ एक्सप्रेशन, थैंक यू सो मच रिमशा, थैंक यू। मैं टेस्ट शेड्यूल मोस्ट होपफुली अक्टूबर में ही स्टार्ट करूंगा, बिकॉज अक्टूबर तक आप लोगों का होना है एमपीटी, तो एमपीटी के बाद ही मोस्ट होपफुली मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, टोटल क्लासेस आई मेंशन अप टू 15 क्लासेस होंगी। ठीक है, और उसमें 2 टेस्ट भी मैं लूंगा, एक आप लोगों की आउटलाइन का कंप्लीटली आउटलाइन होगी किसी एक टॉपिक पर, एंड एक आप लोगों का आउटलाइन इंट्रोडक्शन, और या फिर कंप्लीट कर लूंगा, या फिर मैं आउटलाइन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इन 3 चीजों का लूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर कैन यू शेयर योर सिलेबस इन व्हाट्सएप? मैंने नवी ग्रुप में शेयर किया था, काइंडली किसी से कांटेक्ट में आ जाए, और वो आप वो कर सकते हैं। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, आप लोग देखिए, कोई अनम्यूट करके देखें आप। यस सर। ठीक है, हाँ जी। अब किसी असाइनमेंट सर फॉर द न्यू बिगनर्स टिप्स और असाइनमेंट दो। रिमशा, न्यू बिगनर्स के लिए वो सिर्फ लेक्चर्स अभी नहीं, टिप्स यही हैं अभी हम जो स्टार्ट करें, बिकॉज इट्स बिगिनिंग, अभी आप लोगों को इट टेक्स टाइम, लिटिल बिट इट विल टेक टाइम। जो भी होंगी हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे, नोट्स भी शेयर करेंगे जहां तक हो सका। बाकी फोकस ये करना है अपने फंडामेंटल सेट करने की, जो जो हम चीजें डिस्कस कर रहे होंगे उनको डिस्कस फोकस करना है। ठीक है सर, कंसेक्टिव 15 क्लासेस होंगी या 2 या 3 दिन छोड़कर? एक दिन कल मेरी क्लास होगी, उसके बाद आई थिंक सो मैं एक दिन का गैप दूंगा, सैटरडे का गैप होगा, और फिर संडे को